तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज मार्केट अपडेट के साथ। जून सीरीज के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 182 पॉइंट गिरकर 81,451 पर और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 24,751 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक शेयर्स में रही। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% की बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का पूरा आउटलुक। तो डेफिनेटली इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि जो पीएसयू बैंक है उसने इस साल की रिकॉर्ड क्लोजिंग के साथ आज क्लोजिंग की है। इस टाइम पे देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज हमें इटर्नल में देखने को मिला है। करीबन 5% का इजाफा क्लोजिंग होते होते काफी हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एसबीआई में अच्छे मूव्स देखने को मिला है। इनफैक्ट पीएसयू जितने भी शेयर्स हैं वहां पे अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। एसबीआई करीबन 2% की बढ़त के साथ और लार्सन एंड टूब्रो में भी करीब 1% का इजाफा आया है। न्यूज बेस्ड यहां पे जो चीजें थी उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है। लेकिन आईटी पैक में आज एक हमें प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम बात करें निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स की तो बजाज ऑटो यहां पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये रिफ्लेक्शन है, स्ट्रीट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। हिंडाल्को की बात करी जाए क्योंकि मेटल पैक भी आज कहीं ना कहीं पेन में आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 3% के लॉस यहां पे देखने को मिले हैं। एचसीएल टेक में करीबन 2% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। बढ़ने वाले शेयर में सुजलॉन एनर्जी, यहां पे नंबर्स आए थे, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रॉन्गर साइड में आई है और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी एक पॉजिटिव नोट पे दी है, जिसके बाद 9.5% के हमें करीबन मूव देखने को मिले हैं अपसाइड में। बीएसई आज जितने भी आप कैपिटल मार्केट के स्टॉक देख लीजिए वहां पे जो मूव्स हैं उसमें अच्छा खासा हमें एक इजाफा देखने को मिला है। यहां पे भी करीबन 9% का इजाफा। मुथूट फाइनेंस की बात करी जाए तो यहां पे करीब 7.5% की तेजी देखने को मिली और बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीबन 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें गिरने वाले शेयर की तो मसगांव के जो नंबर्स आए थे वहां पे हमें काफी ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिला है। हायर एक्सपेंसेस के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है करीबन 51% तक इस क्वार्टर में हमें गिरता हुआ नजर आया है। एसजीविन भी नंबर्स यहां पे काफी खराब थे क्योंकि जो कंपनी के प्रोविजंस हैं वो काफी बड़े हैं, एक्सपेंसेस बड़े हैं और कंपनी इस टाइम पे जो है वो प्रॉफिट से लॉस में आती हुई नजर आई है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो यहां पे भी नतीजों का हमें सीधा सीधा असर देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट शेयर खो रहा है। कंपनी लगातार 4th कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर से हमें घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर पतंजलि फूड्स की बात करी जाए तो यहां पे भी 4% की कमजोरी दिखाई दी है। बाजार की नजर 1 जून से आने वाले ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है। कैसी रह सकती है मई में ऑटो बिक्री, बता रहे हैं यतिन मोता। मई के ऑटो सेल्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ प्रेशर थोड़ा बहुत कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर स्पेस में बनता हुआ आपको देखने को मिलना चाहिए। हालांकि अच्छे नंबर्स आप एक्सपेक्ट कीजिए रॉयल एनफील्ड के एज वेल एज महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट के। शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के साथ और अशोक लेलैंड के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं लगभग 15,000 यूनिट्स के आसपास और यहाँ आपको ओवरऑल बेसिस पे नंबर्स फ्लैट ही दिखेंगे साल दर साल बेसिस पे। टाटा मोटर्स पे आते हैं तो यहाँ लगभग 5% की डिक्लाइन आपको देखने को मिलनी चाहिए क्योंकि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है यहाँ प्रेशर्स आपको पिछले 2-3 महीनों से देखने को मिल रहे हैं, वो कंटिन्यूड रहेंगे। मारुति की बात करें तो 1,80,000 यूनिट्स के आसपास सेल्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। लगभग 3% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव ऑर्डर बुक हेल्दी है दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए और एसयूवी सेगमेंट के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 16% की ग्रोथ। ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ 9% की ग्रोथ दिखनी चाहिए और 40,500 यूनिट्स के आसपास सेल्स एक्सपेक्टेड है जहाँ तक कि ट्रैक्टर सेगमेंट का सवाल है। Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट रहेगा और अगर हम बात करें तो यहाँ 61,000 यूनिट्स का सेल्स का अनुमान है जो लगभग 4% डिक्लाइन आपको साल दर साल बेसिस पे दिखाएगा। टू व्हीलर स्पेस पे आते हैं जहाँ बजाज ऑटो का नंबर लगभग 2.25 लाख यूनिट्स के आसपास रहेगा और जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं और जो 3 व्हीलर सेल्स हैं उसको मिला के लगभग 3,75,000 यूनिट्स के आसपास का नंबर बैठेगा जो लगभग 6% की ग्रोथ रहेगी। और आयशा मोटर्स की बात करें तो यहाँ 22.5% की ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, काफ़ी शानदार यहाँ ग्रोथ रहेगी। हीरो मोटो की बात करें तो लगभग 5% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी और टीवीएस मोटर्स क्योंकि जो स्कूटर सेगमेंट है वो अच्छा कर रहा है तो यहाँ एक 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए साल दर साल बेसिस पे।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जीडीपी के आंकड़े अब रिलीज हो गए हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा है। हालांकि अनुमान जो था 6.85% का था, तो अनुमान से बेहतर क्वार्टर 4 जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल देखें तो 6.2% से बढ़कर ये 7.4% का इसका आंकड़ा सामने आया है, और जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे फिलहाल बेहतर ही ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जीडीपी के नंबर्स पर एनालिसिस के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया रेटिंग रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके पंत साहब। तो सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। सर, सबसे पहले जीडीपी के जो नंबर सामने आए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये बाजार के और हमारी आशा के अनुरूप से बहुत ज्यादा नंबर है। हम लोगों का अनुमान 6.8% था, 6.8% फोर्थ क्वार्टर एंड पूरे साल का 6.3%। 7.4 जो है फोर्थ क्वार्टर और फुल ईयर 6.5 आंकड़ा जो है वो एक अच्छा आंकड़ा है। परंतु आगे किस तरह से ये बिहेव करेगा, ये निर्भर करेगा कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, जैसे आपका प्राइवेट कंजम्पशन किस तरह से ग्रो किया, इन्वेस्टमेंट किस तरह से ग्रो किया। क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज हमें ये देखनी है कि ये आंकड़े हैं हमारे मार्च तक के, और जैसे जैसे आगे 25-26 के आंकड़े आएंगे कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसका क्या असर पड़ रहा है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट डिमांड पे, और दूसरा आपका एक्सपोर्ट्स ग्रोथ पे, कि कहीं एक्सपोर्ट्स ग्रोथ में अगर एक 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 सुस्ती नजर आती है तो उसका सीधे सीधे असर जीडीपी ग्रोथ पे पड़ने वाला है। तो अभी आंकड़ों का के हिसाब से नंबर अच्छा है, परंतु किस तरह ये आगे पैन आउट होगा, किस तरह से इंडिविजुअल की कंजम्पशन डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी, या आपका सेम लेवल पर रही, एग्रीकल्चर ने क्या कैसा परफॉर्म किया, और सबसे बड़ी बात मैन्युफैक्चरिंग किस तरह बिहेव करती है, उस पर ये दारोमदार होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि आगे कितना सस्टेन करती है, कई सारे फैक्टर्स है जिस पर ये निर्भर करेगा। लेकिन अभी जो ये नंबर सामने आया है जीडीपी का, इसके पीछे इंडिकेटर्स कौन से रहे आपके हिसाब से? देखिए, जो प्रिलिमिनरी अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में काफी उछाल देखने को मिला है, जिसको पे जो हमेशा से ही जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये जो आंकड़ा है कि आप पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह से बिहेव किया, अगर हम देखें तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो थी वो आपका बड़ी है। अब उसमें ये निर्भर करेगा कि आगे जो बाकी इंडिकेटर है, क्योंकि देखिए अगर ग्लोबल डिमांड अगर स्लो होती है, अगर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ या ट्रेड ग्रोथ जो है स्लो डाउन होती है क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण, तो उसका असर जो डिमांड है जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, उसके ऊपर पड़ेगा। और उसका सीधा सीधा सबसे बड़ा असर जो देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो जो है एक तरह से आप जो है मैन्युफैक्चरर उसको स्लो डाउन मोड पे वो पे चले जाएंगे, और उसका असर जो है किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि उसके कारण क्या है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर स्लो डाउन हो गया तो आपको जो है वो बाकी चीजों पे असर देखने को मिलेगा। अब जैसे वे देख रहे हैं कि अगर हम फुल ईयर का नंबर देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आप लोग और हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो पिछले साल जो है 56.1% था, जो बढ़ के 56.5% हो गया। तो कंजम्पशन पे थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉक्सी है उसमें भी कोई 0.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। परंतु सबसे बड़ा जो इसमें एक असर जो देखने को दिख रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो कोई 10 बेसिस पॉइंट के करीब जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, और इंपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम हुआ है। इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो 2.4% के करीब है। इसका असर यह है कि अगर हम देखें तो आपका करंट अकाउंट जो है उसमें आपको एक रिलीफ देखने को मिल रहा है। तो ये सब निर्भर करेगा कि आगे ये किस तरीके से ये चीजें बिहेव करेंगी। यहाँ से बिल्डअप जो है, जैसे हम कंजम्पशन की बात करें, मानसून अच्छा है, लगातार हमारे पास अगर 2025 के मानसून और किस तरह ये ओवर स्पेस जून से सितंबर तक और टाइम इंडिया के ऊपर किस तरह बिहेव करता है, तो हमें देखिए
पिछले 2 अच्छी क्रॉप मिली, खरीफ हमें अच्छा देखने को मिला पिछले साल, इस साल रबी हमें अच्छा देखने को मिला। अगर ये अच्छा रहता है तो हमें एक और खरीफ और एक और रबी, तो 4 क्रॉप जो है लगातार हमें एक अच्छा देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम 2024 के 23 में पंच साहब, जिस तरह से 2023 आपने भी इस बात को मेंशन किया, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि मौसम विभाग ने इस बार जो प्रिडिक्शन किया है, मानसून सामान्य से ज्यादा रहेगा और अब तक हम देख रहे हैं अच्छा संकेत भी दिखाई दिया है, तो ऐसे में अब इन नंबर्स के बाद लग रहा है कि मानसून अच्छा रहेगा, ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी? अब देखिए, उसमें क्या है कि कंजम्पशन में आपका, अगर हमारा जिस हिसाब से मानसून अच्छा है, थोड़ा मॉनेटरी ईजिंग हो रहा है, उसके कारण आपका इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम हो रहा है, तो उसके कारण आपको कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। हमने देखा इस साल कोई 4-7% के करीब कंजम्पशन ग्रोथ हुआ, अगर वही रहता है तो वो एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। अब पूरा जो दारोमदार इस चीज पे आता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह रिवाइव करता है। क्या इन्वेस्टमेंट में हम वही 6, 6.5 या 7% के करीब का ग्रोथ देखने को मिलता है? उसमें हिंदुस्तान के अपने कारण होने के अलावा जो ग्लोबली जो हो रहा है उसका एक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसमें। बिल्कुल सर, जो ग्लोबली सिनेरियो पर काफी कुछ निर्भर करता है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि आपको लगता है आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो आपका ग्लोबल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें यह है कि अगर ग्लोबल डिमांड स्लो करती है तो हमारे यहाँ जो भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अब अगर कंजम्पशन डिमांड रिवाइव करती है, क्योंकि इस समय हमें क्या है कि अर्बन कंजम्पशन जो है वो कंसर्न है, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन अगर हम देखें, जो रूरल एरिया में रियल वेज जो है उसका ग्रोथ पॉजिटिव रहा है, परंतु अर्बन एरिया में क्या हुआ कि आपका जो मिनिमम वेजेस हैं वो उनकी ग्रोथ जो है इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं कर पा रही। अर्बन वेजेस ग्रोथ जो है वो या तो जो पहले 8-9% थी वो 3-4 पे आ गई और प्रतिशत पे, और जो मिनिमम वेजेस हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले हैं अर्बन एरिया में, वो कुछ नेगेटिव रहे। इसके कारण क्या है कि आपका जो अर्बन डिमांड अभी भी एक कंस्ट्रेंट है। अब अगर यहाँ से आगे अगर मॉनेटरी ईजिंग फर्दर होती है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन पूरे साल में 4% के आसपास या उससे कम रहने की उम्मीद है। हमारा ये मानना है जून में आरबीआई फिर एक रेट कट करेगा और पूरे साल में बचे हुए इस फिस्कल ईयर में कोई 50 से 75 बेसिस पॉइंट का और रेट कट आएगा। वो कुछ पैसा जो है वो मार्केट में जो कंज्यूमर है उसके पास और पैसा हाथ में होगा कंज्यूम करने के लिए। जब तक ये कंजम्पशन डिमांड 7-8% पे नहीं बढ़ती रहती तो हमें इन्वेस्टमेंट में कंसर्न होगा। तो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार को अपना हाथ इन्वेस्टमेंट से खींचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट लेवल ज्यादा है, डेट लेवल ज्यादा है, तो सरकार साल दर साल हमेशा के लिए ज्यादा कैपेक्स नहीं कर सकती। वो कैपेक्स अपना लिमिटेड रखेगा उन सेक्टर पे जहां पे बाकी प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स अट्रैक्ट हो। जिस समय स्थिति सही नहीं थी उस समय सरकार ने कैपेक्स किया। जब तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स रिवाइव नहीं होता तब तक सस्टेन्ड कैपेक्स रिकवरी और सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ हमेशा एक बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात मेंशन करी कि ये जो आंकड़ा है जीडीपी का काफी उत्साहित है, लेकिन पूरे साल जो अहम फैक्टर्स हैं जिसकी बातें आपने सामने रखी वो किस तरह से इमर्ज करते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीडीपी के आंकड़ों पर पूरा एनालिसिस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। कार कंपनियां ड्राइवरलेस कार का ट्रायल आसानी से कर सकती हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सचिवों के समूह ने ट्राई की टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से क्या फायदा होगा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने पिछले साल अगस्त में टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लेकर के अपनी सिफारिशें जारी की थी। ट्राई ने कहा था कि स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया जाए और कंपनियों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये स्पेक्ट्रम दिया जाए। ट्राई ने यह भी कहा था कि कंपनियों से मात्र 1000 रुपए की फीस ली जाए और कंपनियां इसका इस्तेमाल 5 साल के लिए कर सके।
जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने ट्राई की इन सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही दूरसंचार विभाग इसको लेकर के गाइडलाइन जारी करेगा और इस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर देगा। अगर मैं स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिव रडार सिस्टम के लिए हो सकता है, यानी इसका इस्तेमाल जो ड्राइवरलेस कार है उसके लिए किया जा सकता है। जो भी कंपनियां चाहती हैं भारत के अंदर ड्राइवरलेस कार का एक्सपेरिमेंट करना चाहती है वो इस स्पेक्ट्रम को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर सकती है। अगले 5 साल तक के लिए उनको स्पेक्ट्रम जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल रोबोटिक और खासतौर पर जो 6G टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए होगा। तो अब जो डिजिटल कम्युनिकेशन की सिफारिशों की मंजूरी मिलने के बाद जल्दी सरकारी स्पेक्ट्रम को भी डी लाइसेंस करने की तैयारी कर रही है। फूड रेगुलेटर फिसाई ने फूड कंपनियों को 100% प्योर या फिर 100% फ्रूट जूस जैसे भ्रामक दावों से परहेज करने की सख्त हिदायत दी है। क्या है पूरा मामला, समझा रहे हैं रोहन सिंह। जी, फूड पैकेट्स पे अक्सर आपको एक टर्म लिखा हुआ मिलता होगा 100% फ्रूट, 100% रियल जूस, 100% प्योर या 100% नेचुरल। इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां करती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन अब फूड रेगुलेटर FSSAI ने कहा है कि ऐसा करना गलत है, ये नियमों के खिलाफ है और ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला बन सकता है। FSSAI के मुताबिक जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप 100% शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका साइंटिफिक एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर। इसमें बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि एक मामला चल रहा है जिसमें कि डाबर का जो रियल फ्रूट जूस है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में FSSAI ने उसको काउंटर क्लेम किया है। उस पर कहा है कि ये एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है। लेकिन आज जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसमें तमाम किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो, सिर्फ फ्रूट जूस नहीं, कोई भी और, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट्स हो, किसी भी और तरह के प्रोडक्ट्स हो, उसमें अगर 100% शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत है। नीट पीजी 2025 के लिए तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। नीट पीजी 2025 की परीक्षा अब एक ही शिफ्ट के अंदर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को इसकी तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक अलग अलग शिफ्ट के पेपर में समान लेवल के आसान या मुश्किल सवाल नहीं हो सकते। ये परीक्षा 15 जून को होनी तय है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। अभी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2 शिफ्टों के अंदर नीट पीजी की परीक्षा कराता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 2 शिफ्टों के अंदर गड़बड़ी और मनमानी होने की आशंका रहती है, तो इसको एक शिफ्ट के अंदर ही कराया जाए। खासतौर पर ये भी पता नहीं चलता कि कौन सी शिफ्ट के अंदर आसान पेपर आया और कौन सी शिफ्ट के अंदर जो मुश्किल पेपर आया, तो इससे जो रैंकिंग है छात्रों की वो प्रभावित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको निर्देश दिए कि आप एक शिफ्ट के अंदर इस परीक्षा को अब आगे से कंडक्ट कराएगा। ये भी बता दूं कि 15 जून को इसकी परीक्षा होने वाली थी। हालांकि अभी जो एग्जामिनेशन बोर्ड था उसने कहा कि इसके लिए करवा पाना काफी मुश्किल है, अभी तक सेंटरों का जो चयन है वो भी नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि अभी 2 हफ्ते का वक्त है, आप सेंटरों का चयन कर सकते हैं और इस एग्जाम को अब एक शिफ्ट के अंदर ही कराइए। तो अब ये एग्जाम एक शिफ्ट के अंदर ही होगा। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एजेंडा तय कर दिया है। विक्रमगंज की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बारी बारी से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकारों को खूब घेरा। प्रधानमंत्री ने जहां लालू फैमिली के घोटालों पर विशेष जोर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार ने पति पत्नी की सरकारों में बिहार में कोई काम नहीं होने की बात को प्रमुखता के साथ मंच से कई बार दोहराया। प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने लालू यादव का नाम लिए बिना कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया है, साथ ही गरीबों की जमीन ही अपने नाम लिखवा ली। हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे,
लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में आईएनएस विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी नेवी का मनोबल समुद्र से अधिक गहरा और विशाल है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का पूरा इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। अगर नेवी अपनी ताकत दिखाती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को 2 टूक संदेश भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है तो वो आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करे और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप दे। भारत आतंकवादियों के खिलाफ सरहद और समंदर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हर तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आतंकवाद के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकार को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार इसका खर्च बढ़ गया है। तो क्यों महंगी हो गई है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, बता रहे हैं केतन जोशी। प्रणव भाई त्रिवेदी और उनकी पत्नी का सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सपना था। पिछले 5 साल से चीन के कारण ये यात्रा बंद थी, लेकिन अब ये अगले महीने से फिर से शुरू हो रही है। लेकिन पहले के मुकाबले कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्च काफी बढ़ गया है। हालांकि बढ़े हुए खर्च को दरकिनार करते हुए प्रणव भाई जैसे यात्री कैलाश मानसरोवर जाने के लिए काफी उत्सुक हैं। ये बजट से कुछ ज्यादा हो रहा है और जो हमने सोचा था उससे ज्यादा कॉस्टिंग होगी, ये जो भी अभी इजाफा किया गया उसकी वजह से। लेकिन ये ऐसी चीज है और ऐसी यात्रा है जिसके लिए बजट मायने नहीं रखता। तो कुछ भी हो हम जाएंगे और कैलाश पर्वत का दर्शन करना हमारी प्रथम प्राथमिकता ही रहेगी। भारतीय लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला और लिपुलेख के रास्ते से होती है। 21 से 24 दिन की यात्रा में तीसरे दिन ही चीन की सरहद में एंट्री हो जाती है, जो पवित्र मानसरोवर तक होती है। वीजा, लोकल सपोर्ट, रहना और खाना, इन सब पर 30% से लेकर 50% तक इस बार चीन ने बढ़ोतरी कर दी है। पहले यात्रा पर प्रति व्यक्ति खर्च करीब 1,60,000 रुपए तक आता था, जो अब बढ़कर करीब 2,40,000 से 3,30,000 रुपए तक हो गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर से शुरू हुई है। हालांकि उसमें 50% के आजू बाजू का हाइक है इस टाइम, लेकिन टूरिस्ट यात्री के लिए इसकी कोई इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जो भी बुकिंग्स हुए हैं, बहुत सारे बुकिंग्स हुए हैं, इंक्वायरीज भी बहुत सारी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड टूरिस्ट फ्लो फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। यात्रा के दौरान घोड़ा भाड़े पर लेने से प्रति व्यक्ति 36,000 रुपए और सामान ढोने के लिए पोर्टर का 14,000 रुपए अलग से लगता है। नेपाली हेल्पर की पहले फीस नहीं थी, लेकिन उसके नाम पर भी अब चीन यात्रियों से ज्यादा पैसे ले रहा है। चीन लगातार भारत के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है, लेकिन यात्रियों का जोश देखकर हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में मानसरोवर यात्रा और भी सरल हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम आज शाम को एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि जून में कहां निवेश करना फायदेमंद रहेगा, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, और ये सब कुछ बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। शाम को 5:57 पर जरूर देखें निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला।